जब सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले एंड हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस है, दैट इज रिट जुरिडिक्शंस। क्या पढ़ा था बेटा? रिट जुरिडिक्शंस। ठीक है। अब जैसे देखो, हम जैसे मान लो किसी का डिस्प्यूट हो गया और वो केस फाइल करता है कोर्ट्स में, ठीक है, तो एक तो वो तरीका होता है कोर्ट्स में जाने का। एक दूसरा तरीका होता है बेटा, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, क्या इन्फ्रिंज हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे इन्फ्रिंज हुए हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास एक अधिकार है, दैट इज रिट पिटीशन। याद है आपको आर्टिकल 32 पढ़ाया था? हाँ जी। तो आर्टिकल 32 के हिसाब से हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थी कि अगर स्टेट एक्शन से हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए कहते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल कौन सा? 226 एवरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एवरी हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट तो एक से ज्यादा होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है बेटा। हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग द, कौन कौन से रिट और कौन कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं? पहला रिट कौन सी बेटा? ठीक है। दूसरी है मैंडेमेंट्स, कौन सी? मैंडेमेंट्स। फिर है प्रोहिबिशन, फिर है कोवर्ट, एंड द लास्ट वन इज द सर्वैलरी। राइट, तो ये 5 रिट पिटीशंस है बेटा, जिनको हमें काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। एंड इसके बाद हमारा सी सेट का सिलेबस यहां पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एनी ऑफ देम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किसी भी रिट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इशू कर सकता है बेटा, किस चीज के लिए? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टेटमेंट बाय द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर पर्पस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलो बेटे। हां जी, अब देखो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 32, हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। कह रहा है इटसेल्फ बीइंग अ फंडामेंटल राइट्स, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है। हां, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ द रिट इज अवेलेबल टू एनीवन whose fundamental rights are infringed by the state action। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं स्टेट एक्शन से, किससे बेटा? स्टेट एक्शन से, सरकार के द्वारा, तो वहां पर बेटा मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता हूं। समझे? तो आप वन बाय वन बेटा हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हैवियस कॉर्पस। तो पहले मैं एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, देन हम इसको फिर थ्योरेटिकली देख लेंगे। ये सब कुछ लिखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट देखिए प्लीज। छोटा सा स्पेस फॉर कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो दैट इज अ पुलिस ऑफिसर। क्या पुलिस ऑफिसर एक स्टेट एक्शंस के तहत काम करता है बेटा? जी। तो जो भी एक्शन पुलिस ऑफिसर लेगा उसको हम क्या बोलेंगे एक तरीके से? स्टेट एक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेट एक्शन। ठीक है, ध्यान देने को प्लीज। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अब इस पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर एक्स को ना डिटेन कर लिया है। क्या कर लिया है? डिटेन, अरेस्ट कर लिया है विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। मतलब आपको अरेस्ट कर लिया गया और उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है डिटेंशन का कि क्यों अरेस्ट करा है, देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन विद द पुलिस ऑफिसर। अब प्रश्न आता है सर, ऐसे में जो मिस्टर एक्स है इसके पास क्या रास्ता है? मिस्टर एक्स के पास क्या रास्ता है? वो कौन सा एक्शन ले सकता है? राइट, आपने एक फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ ना, दैट इज लिबर्टी। आर्टिकल 21 पढ़ा था ना? हां जी। तो सर वहां पर एक पर्सनल लिबर्टी का राइट होता है हमारे पास, पर्सनल फ्रीडम का, कि हमें कैसे डिटेन कर लिया। तो एक तरीके से अगर बिना जस्टिफिकेशन के, बिना लीगल जस्टिफिकेशन के आपको डिटेन करा हुआ है, क्या करा हुआ है जी? डिटेन करा हुआ है, दैट मींस आपकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है। हां, तो यहां पर ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स या इसके फेवर में कोई दूसरा व्यक्ति एक रिट फाइल कर सकता है। क्या फाइल कर सकता है? रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। कहां पे? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेटा इस व्यक्ति को रिलीज करने का ऑर्डर देंगे किसको? पुलिस ऑफिसर को हाई कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा, रिट इशू करेगा और बोलेगा कि यू हैव टू रिलीज दिस पर्सन। अगर आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो, देखो अगर लीगल जस्टिफिकेशन है फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लीगल जस्टिफिकेशन है ही नहीं, आपने बिना किसी वजह के उसको डिटेन करके रखा हुआ, उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली आपने, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर देगा अंडर द रिट कि इस पर्सन को क्या कीजिए? रिलीज कीजिए। समझ आया? दिस इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा इसकी थ्योरेटिकल सिचुएशन को देखिए। कहता है द रिट हैबियस कॉर्पस इज अ
रेमेडी टू अ पर्सन who is confined without the legal justification, यानी कि जिसको अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, उसके फेवर में एक रेमेडी है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस। गेटिंग माय पॉइंट? बोले बेटा। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस? उसका लिटरल मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। क्या मतलब होता है इसका मीनिंग? टू हैव बॉडी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बेसिक सिचुएशन? कहते हैं दिस इज एन ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो on what ground he has been confined। मतलब एक ऑर्डर के जरिए आप कोर्ट को बताओगे कि किस ग्राउंड पे आपने उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा हुआ है, एंड टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर हिज डिटेंशन। अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन है ही नहीं और बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के आपने उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा हुआ है, तो कोर्ट के ऑर्डर से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उस पर्सन को फ्री करना पड़ेगा अंडर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। समझ आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखिए, कहता है दिस रिट हैज टू ओबेड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी बाय प्रोडक्शन ऑफ पर्सन बिफोर द कोर्ट। यानी कि जिस व्यक्ति को अपने डिटेन करके रखा हुआ है, कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति को लेके जाना पड़ेगा आफ्टर द कोर्ट इशूइंग द ऑर्डर अंडर हैबियस कॉर्पस। ठीक है, बोलो बेटे। हां जी, अब देखो आगे क्या है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं एनी पर्सन मे मूव, मतलब एनी पर्सन में मूव कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑफ कंटेम्प्ट जुरिडिक्शंस रिस्पेक्टिव फॉर द इशू ऑफ दिस रिट। यानी कि इस रिट को इशू करने के लिए आप कहां जा सकते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। एप्लीकेंट यानी कि जिसको अरेस्ट करेगा खुद भी मूव कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन मे मूव ऑन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस सिक्योर द लिबर्टी ऑफ प्रेइंग फॉर द इशूइंग रिट। यानी कि सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डिटेन करके रख लिया, तो मैं खुद भी मूव कर सकता हूं कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। या मेरे बिहाफ में कोई पर्सन भी बेटा कहां मूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में इस रिट को इशू करने के लिए, या हाई कोर्ट में इस रिट को इशू करने के लिए। समझे? यानी कि आप खुद भी जा सकते हो और आपके बिहाफ में कौन जा सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है बेटा। किसको? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इस रिट को इशू करने के लिए। याद है क्या है? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड और deprived of his personal liberty, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी आप नहीं छीन सकते हो। बस एक्सेप्शन क्या है? फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ और अकॉर्डिंग विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब जनरली आप किसी व्यक्ति का पर्सनल लिबर्टी क्या नहीं कर सकते बेटा? नहीं छीन सकते बाय डिटेनिंग हिम। ठीक है, बट हां अगर उसने कोई लॉ का वायलेशन किया है, ठीक है, और उसको अरेस्ट भी करोगे तो किसके हिसाब से करोगे? लॉ के हिसाब से करोगे। समझ में आ रहा है? वो तो ठीक है, आपको लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लो कोर्ट ने रिट पिटीशन का ऑर्डर इशू करा। किसका ऑर्डर इशू करा बेटा? रिट का। और आपने उस रिट को फॉलो नहीं करा, तो फिर आपके ऊपर बेटा किसने? अथॉरिटी ने फॉलो नहीं करा, तो अथॉरिटी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ चार्ज लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगेंगे एज पर द एक्ट। देखिए, disobedience to the writ of habeas corpus attract क्या बेटा? पनिशमेंट फॉर द contempt of court, यानी कि आपके ऊपर कौन से चार्ज लगेंगे? contempt of court under the contempt of court act 1971। यानी कि जो भारत में contempt of court जो एक्ट 1971 है, उसके तहत बेटा उस अथॉरिटी के अगेंस्ट बेटा पनिशमेंट जारी होगी। किस कौन सी बेटा? contempt of court की। तो करक्स क्या निकल गया था? सुनना सर, एक ऐसी रिट पिटीशन हैबियस कॉर्पस जहां पर एक पर्सन जिसको बिना लीगल जस्टिफिकेशन के डिप्राइव करके रखा है, डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मूव कर सकता है कि सर मेरे को बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन का अरेस्ट करके रखा हुआ है, और कोर्ट देखेगा, उनसे अथॉरिटी से पूछेगा कि आपने किस बेसिस पे इस पर्सन को अरेस्ट किया हुआ है, और अगर वो कोर्ट को नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि भैया फटाफट से इस व्यक्ति को क्या कीजिए? रिलीज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कौन कौन जा सकता है? वो पर्सन खुद जिसको डिटेन किया हुआ है, या फिर उसके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन। अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उस केस में आपके ऊपर कौन से चार्जेस लगेंगे बेटा? समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट हैबियस कॉर्पस और रिट पिटीशन। आई होप सो आपको समझ में आ गया। मैं अंडरस्टैंड करते हैं, पहले थोड़ा सा इंडिकेशन देता हूं आपको, ध्यान सुनना। जैसे यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं आपको कौन सा बता देता हूं। क्या बता देता हूं जी? कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो देयर इज अ पब्लिक अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी बेटा? पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है बेटा?
who is obliged to serve general public? Hello. Yes sir. They are obliged to serve जनरल पब्लिक। ठीक है, यानी कि इनका ऑब्लिगेशन होता है कि ये जनरल पब्लिक को क्या करेंगे बेटा? सर्विस देंगे। क्या देंगे? सर्विस देंगे। ठीक है, मान लेते हैं सर पब्लिक अथॉरिटी नहीं अपना काम कर रही है, डिनायल मोड पे। इसमें बेटा डिनायल मोड पे मतलब अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर अब क्या किया जाए? क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई पब्लिक अपना काम सही से नहीं करती है तो उस केस में डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कुछ तो रेमेडी होनी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर बेटा कोई भी एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कहाँ पे बेटा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट फाइल कर सकता है। कौन सी रिट फाइल कर सकता है? और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोल सकता है कि इसको डायरेक्शन दीजिए, कमांड दीजिए कि ये अपने फंक्शन को क्या करे बेटा? परफॉर्म करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैंडेमस रिट बेटा किसके लिए है? पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी के लिए। किसके लिए बेटा? पब्लिक अथॉरिटी के लिए, कि अगर वो अपना फंक्शन नहीं कर रही है तो कोर्ट यहाँ पर आदेश देगा, कमांड देगा। क्या देगा बच्चे? कमांड देगा कि आप अपना फंक्शन परफॉर्म कीजिए। समझ आया? बोले यार। yes, तो मैंडेमेंस का मतलब ही होता है कमांड। जरा इधर देखो, द एक्सप्रेशन क्या लिखा बेटा? मैंडेमेंस मींस कमांड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कमांड। कहते हैं द रिट ऑफ मैंडेमेंस इज दस अ कमांड इशू टू डायरेक्ट किसको बेटा? एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, रिक्वायरिंग टू हिम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। आप एक पर्टिकुलर काम कीजिए, वेयरिंग स्पेसिफाइड व्हिच पर्टेनिंग टू हिम और देयर ऑफिस एंड इज फर्दर टू नेचर ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। मतलब आपका वो पब्लिक ड्यूटी है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको, एमसीडी। मान लो आपकी गली में बड़ी गंदगी हो रखी है, नाली साफ नहीं होते। हाँ, अब बताओ मुझे किसका काम है? एमसीडी का साफ करना, बट वो नहीं कर रहे हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बेटा मैंडेमेंस रिट फाइल करके बोल सकते हो कि एमसीडी को कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो क्या करे बेटा? हमारे गली की नालियों की सफाई करे, साफ सफाई करे। तो मतलब क्यों एमसीडी ही क्यों करे? क्योंकि बेटा उसकी वो अथॉरिटी है, उसकी पब्लिक ड्यूटी है कि उस काम को परफॉर्म करेगा। समझ में आया? अरे बोलो। सुनो, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या एक पब्लिक ऑफिसर है? हाँ, अब मैंने मान लो कोई फॉर्म फाइल करा, मैंने क्या करा? कोई फॉर्म फाइल करा। अब मान लो आरओसी उसका जवाब नहीं दे रहा, अगर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, कौन सी रिट लेके बेटा? मैंडेमेंस रिट। और कंपनी लॉ में लिखा था कि आरओसी की मर्जी है, आरओसी की मर्जी है कि उस फॉर्म को अप्रूव करे या ना करे। अगर उसको लगता है कि इस फॉर्म को अप्रूव नहीं करना चाहिए क्योंकि एज पर लॉ आपने सही से काम नहीं करा हुआ है, इस केस में फिर आप किसके पास नहीं जा सकते बेटा? मैंडेमेंस रिट लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर अथॉरिटी की क्या है बेटा? डिस्क्रिशनरी है। क्या है बेटा? डिस्क्रिशनरी है कि मैं चेक करूंगा कि अगर लॉ के हिसाब से आपने काम करा तभी मैं अप्रूव करूंगा, अगर आपने लॉ के हिसाब से काम नहीं करा मैं अप्रूव नहीं करूंगा। तो उस केस में बेटा आप मैंडेमेंस रिट इशूड नहीं करवा सकते। समझ आया? बोलिए, देखो लिखा हुआ है मैंडेमेंस कैन बी इशू अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू हो सकता है। ओके, द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए लीगल राइट टू परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द पर्सन अगेंस्ट whom the writ is paid। मतलब जिसके अगेंस्ट आप रिट फाइल कर रहे हो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उस काम को करने की, तभी रिट फाइल कर सकते हो। अगर उसका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप क्या नहीं कर सकते बेटा? रिट फाइल नहीं कर सकते। आपने जो मैं आपको बता रहा था ना डिस्क्रिशनरी वाला, वो दिस नोट पढ़ लिखा क्या कह रहा है? मैंडेमेंस इज नॉट इशू इफ द पब्लिक अथॉरिटी हैज अ डिस्क्रिशन। मतलब जब उसकी मर्जी है, डिस्क्रिशन है, तो उस केस में आप मैंडेमेंस इशू नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? बोला यार? हाँ जी। अब देखिए मैंडेमेंस कैन बी इशूड बाय, कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द ऑल अथॉरिटीज। हाउएवर, अब सुनो, ये सभी अथॉरिटीज के लिए इशू कर सकता है, बट दो को छोड़ के। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूटीज एंड पावर। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते बेटा? मैंडेमेंस इशू नहीं हो सकता। बाकी सभी अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू हो सकता है। समझ आया? देखो, इट डज नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी। यानी कि जो मैंडेमेंस रिट है वो किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकते बेटा? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल। और जैसे मैं हूं, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग मेरे खिलाफ क्या नहीं कर सकते? मैंडेमेंस रिट फाइल नहीं करवा सकते।
ठीक है, क्योंकि भैया तुम मेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में जाओगे, जो भी एक्शन लोगे, बट मेरे को परफॉर्मेंस करने के लिए आप कहां नहीं जा सकते बेटा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। कौन से रिट लेके? मैंडेटरी रिट लेके। बट जा सकते हैं अगर मेरे ऊपर कंट्रोल किसका हुआ? गवर्नमेंट का। एक्सेप्ट वेयर द स्टेट इज इन कल्यूजन, कल्यूजन का मतलब जानते हो ना, मोनोपोली स्टेटस विद द सच प्राइवेट पार्टी इन, इनकी मतलब कल्यूजन है आपका। क्या है बेटा? कल्यूजन है। कल्यूजन का जानते हैं आप? गठबंधन। क्या है? गठबंधन है। इन सच प्राइवेट पार्टी इन अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट। अगर मान लो सरकार का इस प्राइवेट पार्टी के साथ क्या है बेटा? कल्यूजन है, गठबंधन है, तो उस केस में मैं अगर किसी चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी लॉ का वायलेशन कर रहा हूं, तो उस केस में आप मेरे खिलाफ कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मैंडेटरी रिट लेकर जा सकते हैं। पहले बड़ा हाँ। बोलो जी। अच्छा, क्या कोर्ट्स को हम बोल सकते हैं कि आप इशू करो मैंडेटरी रिट को? कैन बी। क्या कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पास है? अब सुनो, मान लो आपके लिए कहीं और रेमेडी दी हुई है, आपके लिए कहीं और रेमेडी दी हुई है, जरूरी है मैंडेटरी इशू करवाएं उस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट? नहीं सर, दे विल अवॉइड। इट इज डिस्क्रिशनरी रेमेडी एंड द कोर्ट में रिफ्यूज इफ अल्टरनेटिव रेमेडी एग्जिस्ट। मतलब अगर कोई और रेमेडी अवेलेबल है किसी लॉ में, तो कोर्ट क्या कर सकता है बेटा? रिफ्यूज कर सकता है कि मैं मैंडेटरी इशू नहीं करूंगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के देखो, बता दूं क्या है। सुनना ध्यान से। मान लो पब्लिक अथॉरिटी ने ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, अब आप चाहते हो उसके अगेंस्ट आप क्या करो? सुप्रीम कोर्ट में मैंडेटरी रिट फाइल करो, ठीक है। बट लॉ में ना कहीं और दूसरी अल्टरनेटिव रेमेडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट आपकी मैंडेटरी को एक्सेप्ट करने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। कोर्ट बोलेगा भैया दूसरी रेमेडी है, आप वहां जा सकते हो, मैंडेटरी इशू नहीं होगा। बट अगर वो फंडामेंटल राइट्स का केस हुआ तो फिर नहीं कर सकता, फिर इसको मैंडेटरी इशू करना ही पड़ेगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैंडेटरी रिट। आई होप सबको समझ आ गया हो। क्रक्स बता दूं? हाँ जी, तो क्रक्स में सुन लो। मैंडेटरी रिट एक ऐसी रिट है बेटा जहां पर कोर्ट कमांड देता है पब्लिक अथॉरिटीज को, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशन को, ठीक है, इंफीरियर कोर्ट्स को, कि आपकी जो पब्लिक ड्यूटी है उसको फुलफिल कीजिए। समझ में आया? बाकी तो बेसिक चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, हमारे पास रिट है प्रोहिबिशन। क्या है जी? प्रोहिबिशन। हमने दो पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा था? दूसरा मैंडेटरी। दो रिट हम पढ़ चुके हैं। एक रिट थी बेटा, अगर आपने किसी को गलत तरीके से डिटेन करा हुआ है बिना लीगल जस्टिफिकेशन के, तो यूज होती थी। दूसरा, अगर पब्लिक ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा, अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट होती थी। अब ये है कोर्ट्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? कोर्ट्स के अगेंस्ट। मतलब मान लो कोर्ट अपनी पावर के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, मतलब जो पावर है उसके विद इन काम नहीं कर रहा, एक्सेस जुडिक्शन काम कर रहा है, हाँ, या फिर रूल्स के हिसाब से कोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम प्रोहिबिशन रिट फाइल करके कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है, भैया अपनी लिमिट में रह के काम कीजिए। समझ रहे हैं आप? एक मूवी का एग्जांपल देता हूं आपको, जॉली LLB 2। देखिए मूवी आपने? टू वाली नहीं है, वन वाली, पहली वाली, जिसमें याद है क्या होता है ना, एक रूल है, रूल ये है कि कोर्ट में जब भी जो विटनेस आएगा उसका एडवांस नोटिस दिया जाता है। जैसे मान लो एडवांस नोटिस दिया जाता है कि बिना एडवांस नोटिस के क्या नहीं होगा बेटा, एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा वो विटनेस को, ठीक है। पहली वाली जो लिमिट मैं बताता हूं आपको मैं, वहां पे याद है कोई पर्सन को लेके आता है, वो बिल्कुल उसका कवर करके कोर्ट अलाउ कर देता है। कोर्ट क्या कर देता है? अलाउ। एडवांस नोटिस दिया नहीं होता है, सामने वाली पार्टी को हमने क्या दिया, एडवांस नोटिस नहीं दिया है, और कोर्ट क्या कर देता है बेटा, उसको अलाउ कर देता है। तो वहां पे सामने वाला जो वकील है वो कहता है कि सर दिस इज नॉट योर जुरिडिक्शंस, ये आपकी जुरिडिक्शंस नहीं है, आप अपनी जुरिडिक्शन में रहकर ही क्या कीजिए, काम कीजिए। समझे? तो दैट इज द पॉइंट कि उस केस में आप जज के खिलाफ कौन सी रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? प्रोहिबिशन रिट का। चलिए जरा देख रहे हैं। कहते हैं द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड बाय, कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। किसको? इंफीरियर कोर्ट्स को। किसको बेटा? इंफीरियर। इंफीरियर कोर्ट्स का मतलब होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, ठीक है। पर्टेनिंग a letter from the usurping jurisdictions which is not legally vested in it, मतलब अपनी जुरिडिक्शन के एक्सिस में बाहर जाके काम कर रहे हो, या ये कह सकते हैं एक्सीड द जुरिडिक्शन। क्या कर रहे हो बेटा? अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेटा कौन सी रिट इशू कर सकते हैं? प्रोहिबिशन रिट, ठीक है। कहते हैं इट कॉम्पेल, ये कॉम्पेल करता है किसको बेटा? कोर्ट को टू एक्ट, आप काम करो विद इन
देयर जुरिडिक्शन, अपने जुरिडिक्शन के अंदर काम करो। व्हेन अ ट्रिब्यूनल, अगर कोई ट्रिब्यूनल विदाउट और इन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन या फिर वायलेशन करता है किसी रूल्स और लॉ। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है या किसी लॉ का वायलेशन करके बेटा ऑर्डर पास कर रहा है, तो उस केस में प्रोहिबिशन रिट के तहत उस कोर्ट को ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप अपने लिमिट में अपनी जुरिडिक्शन में रहकर ही क्या कीजिए, काम कीजिए। समझ में आया? यस। बोलो भैया। देखो क्या रहता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन अवेलेबल ओनली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा? जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी के लिए, कोर्ट्स के लिए है। किसके लिए बेटा? कोर्ट्स के लिए है, सरकारी ऑफिसर के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर पब्लिक ऑफिसर जो अपनी जुरिडिक्शन में काम नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम प्रोहिबिशन इशू नहीं करवा सकते। उसके अगेंस्ट क्या इशू करवाएंगे? ठीक है, तो कहता है इफ अब्यूज ऑफ द पावर इज अपैरेंट, this writ may be prayed for, the matter of the right is not a matter of discretion। यानी कि यहाँ पे कोई मर्जी नहीं चलेगी भाई, यहाँ पर कोई मर्जी नहीं चलेगी, इसके अगेंस्ट आपकी रिट जाएगी। दिस इज द राइट। ठीक है बेटा, राइट समझे? फिर सुप्रीम कोर्ट में इशू दिस रिट ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बीइंग अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ जुडिशियल फंक्शन डिफेक्टेड प्रोसीडिंग। मतलब कोर्ट तभी इसको रिट को फाइल कर सकता है बेटा, आई मीन जो सुप्रीम कोर्ट है प्रोहिबिशन रिट तभी दे सकता है जब किसका वायलेशन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। ठीक है, दिस रिट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग और बिफोर द ऑर्डर इज मेड। मतलब इस रिट का हम यूज कब कर सकते हैं बेटा? जब प्रोसीडिंग चल रही है। क्या चल रही है बेटा? मतलब केस चल रहा है, ऑर्डर आने से पहले इस रिट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर आने के बाद नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन रिट। अब सुनना, ये ना कुछ प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। पहले तो नाम पढ़ो, उसका क्या लिखा हुआ है? सर्सरी, राइट। ये जो रिट है ये थोड़ा सा मिलती जुलती किसके साथ है बेटा? प्रोहिबिशन के साथ। प्रोहिबिशन में आपने पढ़ा था कोर्ट के ऑर्डर आए नहीं, हाँ प्रोसीडिंग चल रही है, तो हम यूज कर सकते हैं प्रोहिबिशन रिट का अगर कोई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि दैट इज द पॉइंट कि सर यहाँ पर एक बॉडी ऑफ पर्सन है। क्या बेटा? बॉडी ऑफ पर्सन है जिसके पास एक राइट है कि मतलब इसको सरकार ने लीगल अथॉरिटी दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? लीगल अथॉरिटी दे रखी है कि ये उस अथॉरिटी में कोई डिसीजन पास कर सकता है, जैसे कि सेबी हो गया। सेबी का क्या बेटा? बॉडी ऑफ पर्सन है जिसके पास गवर्नमेंट ने क्या दे रखा उसको? राइट ऑर्डर इशू करने का। ठीक है, तो मान लो ये ऑर्डर इशू करता है। क्या करता है बेटा? इशू ऑर्डर। ये जो ऑर्डर इशू कर रहा है ना, दिस ऑर्डर अगेंस्ट है हिज लीगल अथॉरिटी। मतलब ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है भाई, यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर पास हो चुका है, और वो जो ऑर्डर है वो अगेंस्ट है किसके बेटा? इसकी लीगल अथॉरिटी। हमें लग रहा है कि लॉ के अगेंस्ट है, यानी कि अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके क्या करा बेटा? कोई ऑर्डर पास करा है। तो यहाँ पर हम सर्सरी रिट को यूज करके इस ऑर्डर को क्वेश करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? क्वेश मतलब खत्म। समझिए? बताइए, देखो कहते हैं द रिट सर्सरी इज अवेलेबल टू द एनी पर्सन, सभी पर्सन का अवेलेबल है व्हेनेवर कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग द लीगल अथॉरिटी, जिसके पास क्या बेटा? लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट एंड सब्जेक्ट टू हैविंग द ड्यूटी। इसके पास क्या बेटा? ड्यूटी है टू एक्ट एज अ जुडिशियरी। किसकी? लॉ, एक तरह से कोर्ट का ऑर्डर जो आता है उसके पास है ना जुडिशियरी। सेबी हो गया, दैट इज आरबीआई के पास ऑर्डर है, आरबीआई हो सकता है, ईडी हो सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो ये है जुडिशियरी एक्ट इन एक्सेस, अपने काम को करती बेटा एक्सेस ऑफ इट्स लीगल अथॉरिटी। अपनी लीगल अथॉरिटी के बाहर जाके क्या कर रहा है बेटा? वो काम कर रहा है। समझ में आया? तो कहते हैं द रिट रिमूव करता है प्रोसीडिंग फ्रॉम द सच बॉडी, यानी कि जिस बॉडी ने जो भी प्रोसीडिंग करा उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा टू हाई कोर्ट। कौन करेगा? हाई कोर्ट। इन ऑर्डर टू क्वैश, खत्म कर देगा क्या बेटा? डिसीजन दैट गोज बियॉन्ड द डिसाइडिंग अथॉरिटी। मतलब जो डिसीजन आपने बियॉन्ड द अथॉरिटी लिया है उसको कोर्ट क्या कर देगा बेटा? क्वैश कर देगा, खत्म कर देगा। सो दिस इज द सर्सरी रिट। क्या प्रोहिबिशन से मिलती जुलती है? हाँ सर, बट प्रोहिबिशन बिफोर ऑर्डर करता है और ये आफ्टर। और हमारे पास क्वो वारंटो। बेटा क्वो वारंटो का मैं बेसिक मीनिंग आपको समझा दूं। इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक है, क्या होता है बेटा? व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट? सुनना प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन, इधर देखो सर, इधर कोई पर्सन पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके बैठा हुआ है। क्या करके बैठा हुआ है? होल्ड करके। और मुझे लगा जैसे फॉर एग्जांपल पुलकित है, इसने गवर्नमेंट ऑफिस
एक गवर्नमेंट जॉब इसने होल्ड करके रखी हुई है, पब्लिक अथॉरिटी, राइट, और मुझे लग रहा है कि यार इसका ना लीगल राइट नहीं है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस ऑफिस में बैठा रहे, ठीक है, तो मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लेके इसको वहां से क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, और इसलिए मैं कौन सी रीट का यूज करूंगा, को वारंट। तो यानी कि को वारंट तो एक ऐसी रीट है बेटा जो जनरली किसके अगेंस्ट यूज करी जाती है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने पब्लिक ऑफिस को बिना किसी लीगल अथॉरिटी के होल्ड करके रखा हुआ है, समझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो? हां सर, बिना लीगल अथॉरिटी के, यस, बिना लीगल अथॉरिटी मतलब आपके पास राइट नहीं था ऑफिस होल्ड करने का, बट आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में हम आपके अगेंस्ट क्या करेंगे, जैसे होता है कभी-कभी क्या होता है, कोई पुलिस ऑफिसर ने रिश्वत देके ऑफिस मतलब पोस्ट ले लिया, अब यार आपने एग्जाम तो पास नहीं करा, आपने क्या करा, रिश्वत दी और आपने ऑफिस होल्ड कर लिया, तो हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, इस रेट का यूज करेंगे कि आप साबित करो, क्या करो, साबित करो कि आपने जो पोस्ट होल्ड कर रखी है ना उसका लीगल अथॉरिटी है आपके पास, ठीक है, तो ये कोर्ट में उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अथराइज हूं इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, अगर नहीं कर पाएगा तो ऑफिस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है a writ of quo warranto is prepared for an inquiry into the legality of change which a person ascertain of an office or a franchise and post him from such position he is usurper। मतलब जिस पोजीशन को उसने ऑक्यूपाई किया है बिना लीगल अथॉरिटी के, उस पोजीशन से उसको पोस्ट का जो है निकाल देना, ठीक है, निकालने के लिए इस रेट का यूज किया जाता है अगर उसके पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो, ठीक है। देखो द होल्डर ऑफ ऑफिस मतलब जिसने होल्ड करा हुआ ऑफिस है शो करेगा क्या बेटा कोर्ट को अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड द ऑफिस, यानी किस अथॉरिटी के तहत उसने ऑफिस होल्ड करा हुआ है, ये लीगल जस्टिफिकेशन देगा किसको बेटा, कोर्ट को। अब ये रिट कब इशू करी जा सकती है, पहला ऑफिस किसका होना चाहिए बेटा, पब्लिक का या फिर सब्सटेंसिव नेचर का होना चाहिए। ऑफिस किसने क्रिएट करा हो, लॉ ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही, ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट है मस्ट हैव, यानी कि जिसने केस करा है मस्ट हैव असर्टेन द चेन ऑफ ऑफिस, मतलब वो उस ऑफिस को क्लेम करने के बाद उसके पास राइट होना चाहिए, ठीक है, एंड कैन शू इवन दो ही हैज नॉट अज्यूम टू चेंज द ऑफिस, मतलब वो केस कर रहा है भले उसका इंटेंशन ऑफिस को चेंज करने का हो या ऑफिस को चेंज करने का ना हो, स्टिल इज क्लेमिंग इट, ठीक है। तो इन तीन केसेस में इस राइट को हम क्या कर सकते हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, the fundamental basis of the proceeding of quo warranto is that the public has an interest to see that unauthorized person usurp the office, मतलब यहाँ पर पब्लिक ये देख रही है बेटा कि कोई unauthorized person ऑफिस को होल्ड करके ना रखे, ठीक है, अगर कोई ऐसा unauthorized person होल्ड करता है तो उसको हम क्या करेंगे, तो ऑफिस से हटाएंगे। अब ये ना कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रेमेडी, मतलब कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट इसमें ग्रांट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। इससे पहले आपने पढ़ा था ना कि इससे पहले कौन सा रिट पढ़ा था, सर सिरेरो, क्या वो करना ही था, उसमें रिफ्यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर डिस्क्रिशनरी है कोर्ट का कि वो रेमेडी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है भाई। अब कहते हैं व्हेन एन एप्लीकेंट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन पब्लिक ऑफिस it is maintainable whether or not the fundamental or other right of such person has been infringed, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एप्लीकेंट चैलेंज करता है वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिस, it is maintainable whether or not the fundamental or other right of such person has been infringed, मतलब उसके फंडामेंटल राइट और अदर राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं द रिट इंटेंट इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड, रिट क्या करती है बेटा, सेफगार्ड करती है किसी भी अनऑथराइज्ड पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने वाले पर्सन से, राइट, इसको प्रोटेक्ट करती है, समझ आया। सो बेसिकली करेक्ट पॉइंट ये आता है बेटा कि सर quo warranto रिट कहां यूज होती है, जहां पे किसी व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस को इलीगल तरीके से अनऑथराइज्ड तरीके से होल्ड करा हुआ है और हम उस व्यक्ति को उस पोस्ट से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दिस द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओवर हियर एंटायरली।